हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन के अंदर 7.2 प्रश्नावली। आपने सबने इंटीग्रेशन के अंदर 7.1 अच्छे से समझ लिया होगा। वहां पे हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन से जो इंटीग्रेशन के फॉर्म में हमें फॉर्मूले मिले थे, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने पे, तो उन मेथड के आधार पे समाकलन हमने पढ़ लिया था। लेकिन सारे क्वेश्चन उस तरीके से नहीं हो सकते जैसा कि आपने 7.1 में देखा था। इसको आप बोलते हो बेसिक इंटीग्रेशन की मेथड। यहाँ पे कुछ हमें अलग से भी पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या विधियां काम में लेनी होगी। तो हमारे पास में इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली 3 मेथड है, जिसको आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके पढ़ोगे प्रश्नावली के अकॉर्डिंग। तो 7.2 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन करना। अब प्रतिस्थापन क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इनके अलावा 2 मेथड और है, जिसमें एक है आंशिक भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, और उसके बाद आए खंडित समाकलन, और वो आगे आएगा बाई पार्ट्स रूल। तो आपको जो मेथड बताया जाएगा उसके बारे में डिटेल में वही समझा दूंगा मैं। ये जो सेकेंड और थर्ड मेथड है, अभी हम फोकस करते हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है। तो बच्चों, प्रतिस्थापन शब्द हमें समझ में आता है। इसमें कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी किसी की जगह पे कुछ रख दिया जाता है। माना आपके पास में कोई इंटीग्रेशन है, जैसे कि आई इक्वल टू कुछ इंटीग्रेशन दे रखा है, और यहाँ पे आपको फंक्शन दे रखा है एफ ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे कुछ डी एक्स दे रखा है, ठीक है, और मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपको ध्यान हो तो हमने ये पढ़ लिया था कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स दे रखा है तो इसको इंटीग्रेट करते हो तो कैपिटल एफ एक्स सपोज कुछ आता है और साथ में कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। ये हमने 7.1 के अंदर बेसिकली समझ लिया था। तो ध्यान देने वाली बात ये कि यहाँ पे क्या होता है, एक्स होता है वेरिएबल। क्या वेरिएबल होता है? एक्स वेरिएबल होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें वेरिएबल के तौर पे एक्स ही मिले। कई बार एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इस ए एक्स प्लस बी को चेंज करेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली सिंपल एफ एक्स का इंटीग्रेशन पता है। सिंपल एफ एक्स के अंदर जो भी आपको बेसिक मानक समाकलन समझाए हैं उनको बोलते हैं सिंपल एफ एक्स। अब कोई एफ एक्स में साइन है तो आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो कि माइनस कॉस होगा। e की पावर एक्स है तो आप कह सकते हो। लेकिन अगर एक्स की जगह कुछ अलग सा आ जाए, जैसे ए एक्स प्लस बी आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इस ए एक्स प्लस बी को प्रतिस्थापन कर लेते हैं। तो क्या कहेंगे, माना ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी रख लेते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे पास में फंक्शन है वो मानक रूप में चला जाएगा। तो आपने ए एक्स प्लस बी को टी रख दिया। आप सोचिए जरा, जब आप ए एक्स प्लस बी को टी रख रहे हैं तो टी एक तरीके से नया वेरिएबल हो गया है, नई चर राशि है। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, यहाँ पे एक्स चेंज होगा तो ये पूरी वैल्यू ए एक्स प्लस बी भी चेंज होगी, यानी टी चेंज होगा। तो टी भी क्या है, एक तरह से चर राशि है जो न्यू है, नई वाली। और पुरानी चर राशि कौन सी थी, अगर आप पूछे ओल्ड चर राशि कौन सी थी, तो ये आपकी एक्स थी, ओल्ड चर राशि। तो आप सोचिए, जब आप अपनी चर राशि चेंज कर रहे हैं तो बेसिकली डीएक्स भी तो चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आप यहाँ पे इस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी मानने के जस्ट अगले स्टेप में क्या करोगे, डीएक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे। तो हम डीएक्स कैसे निकालेंगे, तो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, तो वहां पे हम डिफरेंशिएशन करते थे किसी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या लिखूंगा, ए, और डिफरेंशिएशन सपोज करें टी के रेस्पेक्ट में, तो ए डी एक्स बाई डी टी प्लस बी का डिफरेंशिएशन 0 और टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप देखोगे तो ए डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी टी सामने ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ए डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, यानी डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी टी बटे ए, ठीक है। अब आपके पास में समाकलन क्या बन गया होगा बच्चों, तो हमने देखो एफ के अंदर जो कुछ दिख रहा है उसको तो हमने टी मान लिया है, और जो डी एक्स है वो आ गया डी टी बटे ए। अब इसमें ए तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा एफ टी डी टी। अभी एफ टी डी टी बना हुआ है, इसको आप किसी न किसी मानक वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, जो आपको 7.1 में फॉर्मूले लिखवाए, लिस्ट बनवाई, 17 फॉर्मूले हैं। तो इनके अकॉर्डिंग ये कोई भी फंक्शन होगा, भले वो साइन है, कॉस है, ई की पावर में है, या कुछ अलग टाइप का है, पर उसका जरूर आप समाकलन जान रहे होंगे। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल हम लिख देंगे एफ टी प्लस सी, और लास्ट में क्या करेंगे, उन्हें टी का मान रख दें।
पुनः टी का मान रखेंगे तो 1/a, और ये कैपिटल एफ के अंदर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ax प्लस बी और प्लस का c। तो बेसिकली आपको मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि यदि हमारे पास में कोई इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे, अगर कोई इंटीग्रेशन के अंदर एक्स हो कि नहीं, ए एक्स प्लस बी ऐसा कुछ भी अलग टाइप का दिखता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आप उस अटपटे से भाग को टी रख लेंगे। और जैसे टी रखेंगे तो हाथ के आपको डिफरेंशिएशन जरूर करना होगा, क्योंकि आपकी नई चर राशि चेंज होगी है। पहले चर राशि एक्स हुआ करती थी, अब आपने कुछ उसकी जगह रख दिया है, इसका मतलब नई चर राशि टी है। तो आपका पूरा क्वेश्चन, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग की 4-5 मिनट में जो बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के आधार पे आपको सवाल करने। तो जब हमने अपना वेरिएबल चेंज कर लिया तो dx भी तो एक वेरिएबल ही है, तो इस dx को भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करोगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकते हो। सपोज करिए आपने किसी क्वेश्चन में 2x प्लस 3 को t रखा है और मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे dx, 3 का डिफरेंशिएशन 0 और t का डिफरेंशिएशन dt लिखेंगे। एक उसमें आपको तरीके बता रहा हूँ डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने के। माना आपने रखा है 2x², 3x प्लस 5 इक्वल टू टी रख दिया, सपोज करो t² रख दिया है, तो हालांकि t रखते हैं तभी t पे चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो 4x प्लस 3, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन इसके वाले पार्ट, और साथ में dx जरूर लिखेंगे। ये dx क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपने श्रृंखला के नियम के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया होगा, तो x का डिफरेंशिएशन साथ में dx आया होगा, और इक्वल टू क्या लिखेंगे dt। तो ये कुछ मैंने तरीके बताएं कि डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। सपोज करिए आपने साइन x को t रखा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, cos x dx इक्वल टू क्या लिखेंगे dt। इस तरह से आप फटाफट कुछ भी प्रतिस्थापन करते हैं तो उसके बाद में डिफरेंशिएशन कर लें। अब यहाँ से आपको आगे क्या करना है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। सपोज करिए x² माइनस 1 को आपने t² रख दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x dx इक्वल टू 2t dt। समझिए, अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, t dt आ जाएगा x dx। तो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा आपको सिखाए, ये आपका क्या है, ये आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएशन के तरीके बताएं कि किसी क्वेश्चन में आप अगर प्रतिस्थापन 2x प्लस 3 को t रखते हो तो ऐसी स्थिति में 2dx इक्वल टू dt हो जाएगा। ओके, अब कोई भी पार्ट को t रखना है तो आपको कैसे पता लगेगा कि किस भाग को t रखना है या नहीं रखना है, ये डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो बच्चों पहला हम काम क्या करेंगे, किसी क्वेश्चन के अंदर प्रतिस्थापन के क्या तरीके होंगे उसको मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट बना के लिखा है, तो आप इनको अच्छे से एक पेज पे लिख दीजिए, जहाँ आप बैठते हो स्टडी टेबल पे लगा दो, और उसको बार बार एक बार रिकॉल करते रहना है कि यहाँ पे बातें लिखी क्या है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में सारे पॉइंट इतने अच्छे से समझ में नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे तो इनका मीनिंग भी समझ में आता जाएगा। तो होता है क्या है कि हमारे पास में कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उस क्वेश्चन के अंदर 7.1 के अकॉर्डिंग जो हमने देखा है कि मानक रूप में चेक करेंगे कि समाकलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर आपको उसके अंदर देखना है, यदि कोई समाकलन के अंदर मानक रूप नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है बच्चों, मानक रूप नहीं है। मानक रूप किसको बोलते हैं, जिसका आप समाकलन जानते हो, सूत्र जानते हो, जो आपने पिछली प्रश्नावली में पढ़ रखा है। तो मानक रूप में नहीं है तो ऐसी स्थिति में बच्चों क्या करते हैं, हम उस अटपटे से भाग को, अगर मानक रूप में नहीं है तो वो अटपटा रूप हो गया, तो उस अटपटे से भाग को क्या करते हैं, टी रख देते हैं। क्या करते हैं, टी रख देते हैं। और टी रखने के बाद में आप dx की वैल्यू जरूर निकालोगे और पूरे क्वेश्चन को टी के पदों में ले जाओगे, क्योंकि आपने अपना वेरिएबल चेंज कर लिया है। तो मानक रूप में लाने अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मानक रूप में लाने के लिए उस भाग को टी रख दे रहे जिससे मानक रूप में वो आ जाए, या कुछ अटपटा सा नजर आ रहा है। ये शब्द ध्यान से समझना, मैंने लिखा है अटपटा सा। अटपटा का मतलब वो मानक रूप में कहीं कहीं फिट नहीं बैठ रहा है, तो मानक रूप में फिट नहीं बैठने का जो कारण है वो अटपटा सा कारण, उसको आप टी रख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों। अब दूसरा है, यदि आप कोई फंक्शन देखते हो इंटीग्रेशन जिसका आपसे पूछा जा रहा है और उसमें अंश और हर में एक घात का फर्क है, यानी अंश की जितनी घात है उससे हर की एक ज्यादा घात है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि हर वाले उस भाग को टी रख लेते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि जब भी प्रतिस्थापन करते हैं तो उसके जस्ट अगला काम होता है अवकलन करना, और अवकलन करने से एक घात कम हो जाती है। ये बात आपको यहीं पे काम हो जाएगा कि एक घात का अगर डिफरेंस है अंश और हर में, यानी हर की घात अंश से एक ज्यादा है,
तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हर के उस भाग को टी रख देंगे और उसके बाद आप अवकलन वगैरह करते हुए पूरे क्वेश्चन को टी में चेंज कर लोगे। जब आप कुछ प्रतिस्थापन कर लेते हो तो उसके बाद पूरा क्वेश्चन आपका टी में होना चाहिए या कांस्टेंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर एक्स भी है और टी भी है, आपने अपना वेरिएबल चेंज किया है तो क्वेश्चन भी उस वेरिएबल के रूप में चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड वाला पॉइंट है अंश और हर की घात एक का डिफरेंस वाले पार्ट में हर को टी रखोगे। राइट, अगला पार्ट है कि यदि अंश और हर की घात एक जैसी दिख रही है, आप फलन में एक जैसा दिख रहा है, यानी ऊपर भी साइन एक्स है और नीचे भी 1 प्लस साइन एक्स या 2 प्लस साइन एक्स ऐसा कुछ है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, अंश को हर के पदों में व्यक्त करते हैं। ये काम तो मैंने आपको 7.1 में भी करवाया था, यानी ये पॉइंट तो रिपीट हो गया, लेकिन यहाँ पे भी इसकी काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि अंश और हर के फलन घात के रूप में है या फलन के रूप में, देखने में एक जैसे हैं, कोई क्वेश्चन है वो अंश और हर में है और उसमें घात एक जैसी है दिखने में, या फलन में साइन वगैरह तो ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम अंश को हर के पद में व्यक्त करते हैं। इससे आपको आगे इंटीग्रेशन करने में हेल्प मिल जाती है। यानी अंश को हर के पदों में व्यक्त करना कब करते हैं, जब घात एक जैसी हो या देखने में फलन एक जैसा हो। ठीक है, और चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपको अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नजर आता है, ये आपको डिफरेंशिएशन के अंदर मैंने समझा रखा है और वहां पे भी आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। तो यदि आपने वहां पे इस पॉइंट को समझ रखा है तो आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जस्ट आपके लिए रिकॉल हो रहा है कि अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो आप एक्स की जगह ए साइन थीटा रखो। हमारा मेन टारगेट क्या है, इस अंडर रूट से आपको फ्री करना है। तो अंडर रूट से फ्री होने के लिए हम एक्स की जगह कुछ रखेंगे जिससे ये अंडर रूट हट जाए। तो आप एक्स की जगह ए साइन थीटा रखिए या एक्स की जगह ए कॉस थीटा, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक्स की जगह ए साइन थीटा ही रखें, तो आपका ये अंडर रूट हट जाता है। ओके, ऐसे अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो हम एक्स की जगह ए टेन थीटा रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चों, एक्स की जगह ए टेन थीटा रखते हैं। और तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स की जगह ए सेक थीटा रखेंगे। और उसके बाद में वो आपको सारे काम करने, जैसे इसमें भी प्रतिस्थापन कर रहे हो, प्रतिस्थापन में यानी आप अपना वेरिएबल चेंज कर रहे हो, एक्स से किस में जा रहे हैं वेरिएबल में, एक्स से आप जा रहे हो थीटा में, तो आपका डीएक्स भी चेंज होगा, यानी अवकलन करना पड़ेगा जब भी प्रतिस्थापन होगा। और लास्ट पार्ट है इसके, अंडर रूट के अंदर ए माइनस एक्स या अंडर रूट के अंदर ए प्लस एक्स या दोनों अनुपात में हो, कैसे भी ऊपर नीचे, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, एक्स की जगह ए कॉस टू थीटा रखते हैं। इससे क्या होता है, इससे अंडर रूट का साइन फ्री हो जाता है और हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस टू थीटा होता है, ये होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे 1 माइनस कॉस टू थीटा होता है, ये बच्चों होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर किसी में 1 प्लस साइन थीटा आ जाए तो बच्चों ये होता है कॉस थीटा बटे 2 और साइन थीटा बटे 2 का स्क्वायर, पता है। और यहाँ पे अगर माइनस आ जाए इसमें, इधर भी माइनस आ जाता है। ये आपको फॉर्मूले मैंने लिस्ट बना रखी है कैलकुलस के अंदर, और आगे हम जब 7.3 पढ़ेंगे तो इसमें इन टाइप के क्वेश्चन के या इन फॉर्मूलों के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा हो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ 2 थीटा से सामने थीटा हो जाता है, बेसिकली लेफ्ट में अगर थीटा आ जाए तो सामने थीटा बाई 2 हो जाता है। आपको याद है जो 6 फॉर्मूले मैंने आउटलाइन के अंदर आपको बताया थे कि इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के याद रखें, इनके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। एक बार प्रतिस्थापन के तरीके देख लो, हम उस भाग को टी रखेंगे जो मानक रूप में डिस्टर्ब कर रहा है या मानक रूप उसके कारण से नहीं हो रहा है या कुछ अटपटा सा नजर आ रहा है, तो ऐसे टी को प्रतिस्थापन करने के बाद वो क्वेश्चन मानक रूप में चला जाएगा और आप आसानी से इंटीग्रेशन कर लोगे। और सेकंड पॉइंट में अंश और हर की घात में एक का डिफरेंस हो तो आप क्या करोगे, उस बड़ी वाली घात वाले पद को टी रख के अवकलन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और एक जैसी घात वगैरह हो तो अंश को हर के पदों में व्यक्त करते हैं। यानी अंश को हर के पदों में कब व्यक्त करना है, जब देखने में एक जैसा हो, घात के फॉर्म में या फलन के रूप में। एक का डिफरेंस हो तो उस भाग को टी रख देते हैं जिसका हमें कहीं की या तो क्वेश्चन के अंदर अवकलन दे रखा होता है, ठीक है, उस भाग को टी रख दें। इसका मतलब यही है जिसका अवकलन क्वेश्चन के अंदर गिवन हो। जैसे आपके पास में क्वेश्चन में log x है और साथ में 1/x भी है, तो हमको समझ में आता है कि log x का अवकलन 1/x होता है। बेसिकली आप log x को टी रखोगे क्योंकि उसका अवकलन 1/x दे रखा है आपको क्वेश्चन में, तो हम उस भाग को टी रखते हैं जिसका अवकलन क्वेश्चन में गिवन हो या एक घात का डिफरेंस हो, तो बड़ी वाली घात को टी रखते हैं जिससे छोटी वाली घात अवकलन के बाद मिल जाए। अब ये 3 शुरुआत के पॉइंट हैं, 4 पॉइंट, इनके आधार पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ जिससे आप समझ जाओ।
अब देखो इस क्वेश्चन को, पहले मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आप महसूस कर सको कि सबने जो 4 पॉइंट लिखवाए इन पे सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो इसमें आप अंश और हर को देखिए, एक घात का फर्क है या नहीं है, तो आप यहाँ पे बड़ी वाली पद को टी मान लेना, यानी 1 + x² को टी मानेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसमें log x है और अपॉन में x है, तो हम उस भाग को टी रखते हैं जिसका अवकलन दे रखा हो। log x है और उसका अवकलन होता है 1/x, 1/x हमारे पास में है, इसका मतलब हम log x को टी रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में किसको टी रखेंगे? log x को। अब शांति से पहले देख लो कि कौन इस क्वेश्चन में प्रतिस्थापन होने वाला है, बाकी आगे तो मजदूरी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो हो जाएगा, लेकिन लॉजिकली आप इन 4 पॉइंट को अगर हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर पा रहे हो तो आपका मेरे से पढ़ना सफल है। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर से आप देखोगे तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में जब लिखेंगे तो x कॉमन आने के बाद में क्या बनेगा? 1/x और ब्रैकेट में 1 + log x। अब देखो 1/x किसका अवकलन होता है? log का, तो इसमें 1 + log x है, जिसको आपको टी रखने पे बिल्कुल आसानी से आगे सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो sin x है और sin के अंदर cos x है, तो sin के अंदर cos है, ये अटपटा सा है कि नहीं? ये पार्ट कैसा है? अटपटा सा है, क्योंकि वो sin के अंदर cos है। हमारी आदत क्या है? sin के अंदर x या थीटा देखने की, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? cos x, तो ये अटपटा सा नजर आ रहा है, यानी हम इस cos x को टी रख लेंगे। क्या करेंगे? cos x को टी रख लेंगे। आई थिंक यहाँ तो समझ में आ गया हो ये कौन सा पार्ट है। सेकंड पॉइंट जो हमने लिखा, उस पहला पॉइंट लिखा जो अटपटा सा नजर आ रहा है, पहला वाला पार्ट, ये कौन सा पॉइंट है जिसमें हमने लिखा था उस भाग को टी मान लेते हैं जिसमें अवकलन वगैरह दे रखा हो, ये दूसरे पॉइंट से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ax + b cos ax + b, तो यहाँ पे ax + b आया है, यानी मानक रूप को डिस्टर्ब करने में कौन जिम्मेदार है? ax + b। यहाँ पे ax + b को टी रख लेंगे। अच्छा, अगर आपके पास में ये 5वां पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, यही पे लिख लेते हैं, 5 पॉइंट है टोटल, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5वां। अब अगर अंडर रूट के अंदर रेखिक पार्ट है, कैसा पार्ट है ध्यान से सुनना, अंडर रूट के अंदर कुछ रेखिक पार्ट है, रेखिक का मतलब अंडर रूट के अंदर ax + b है, तो आप ध्यान दें ax + b को t² रखोगे। क्या करोगे? ax + b को t² रख दोगे और उसके बाद ही सॉल्व हो जाएगा। यानी अंडर रूट के अंदर अगर कोई आपको रेखिक वाला पार्ट दिख रहा है तो बच्चों ऐसी स्थिति में आप उसको t² रखें। ये वाला पॉइंट भी सही है, अंश और हर की घात में 1 का कम हो और अंडर रूट कहीं दिख रहा है तो अंडर रूट के कारण से उसको क्या रख लेना? आप t² रख लेना। यानी अंडर रूट के अंदर कुछ भी भाग आ रहा है, अंडर रूट के अंदर कुछ भी भाग आ रहा है जिसमें 1 घात का अंश और हर में डिफरेंस चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या करते हैं? उस अंडर रूट वाले भाग को टी रख लेते हैं, या अंडर रूट के अंदर जो कुछ होता है उसको क्या रखते हैं? t² रख लेते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं पे अगर अंडर रूट दिखाता हूँ तो आप समझ जाना उसके अंदर अकॉर्डिंग क्या रखोगे आप? t²। बट कंडीशन है कि उसका अवकलन या तो दे रखा होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। ध्यान सुनना, अंडर रूट के अंदर कुछ भी आए उसको t² रखिए, तो साथ में आपको उसका अवकलन या तो कांस्टेंट निकल के आना चाहिए या उसका अवकलन दिया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर आते हैं, यहाँ पे ax + b है, इसको t² रखेंगे क्योंकि हमें ax + b का अवकलन कांस्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए क्या है? x + b को t रखेंगे, t² रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे x + 2 है और बाहर कितना है? x, तो बेसिकली x + 2 रेखिक पार्ट है, तो हाँ x + 2 को t² रख लेना। यहाँ पे x अंडर रूट के अंदर 1 + 2x² है, तो हम 1 + 2x² को t² रख लेंगे, क्योंकि जब 2x² का अवकलन करेंगे तो x के पद में आएगा और x आगे दे रखा है। तो मैंने बोला यदि अंडर रूट के अंदर कुछ भी है तो उसको आप t² रखें, तो कुछ भी या तो रेखिक पार्ट होगा या द्विघात होगा, कुछ भी या तो रेखिक पार्ट होगा या द्विघात होगा, तो दोनों केस में ये आपका t² बिल्कुल फिट बैठेगा अंडर रूट के अंदर। अब यहाँ पे देखो x² + 2x + 1, ये 1 घात है, बाहर सॉरी ये 2 घात है, बाहर 1 घात है, तो 2 घात का अवकलन करेंगे 1 घात आ जाती है, इसका मतलब यहाँ पे भी x² + x + 1 को t रख लेंगे तो बाहर वाला पार्ट आपका dt हो जाएगा। ओके, दूसरे क्वेश्चन में तो बात आएगी तब बात करेंगे, इसमें कॉमन वगैरह लेना होगा। यहाँ देखेंगे ये x + 4 है, ऊपर x है, दोनों में घात सेम है, रेखिक पार्ट है, तो रेखिक पार्ट के लिए तो आंख बंद कर लो, हमेशा अंडर रूट के अंदर रेखिक पार्ट आ जाता है, तो उसके कंडीशन में क्या करेंगे? x + 4 को आप t² रख लोगे। यहाँ पे क्या करेंगे? ax की घात 3 - 1 की घात 1/3 है, तो x की घात 3 - 1 के ऊपर अटपटे सी घात दिख रही है, तो अंदर वाले पार्ट को आप t या t की घात 3 रख लेना, जिससे ये 1/3 कट जाए। ओके, आप फटाफट क्वेश्चन देखते जाओ। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, अंश और हर में घातों का डिफरेंस देखिए, यहाँ x² है, नीचे x की घात 3 है, तो हम x की घात 3 का अवकलन करेंगे तो x की घात 2 मिल जाती है। इसका मतलब होता है कि बड़ी वाली घात वाले पद को आप t रख लेंगे,
यानी 2 प्लस 3x की घात 3 को t रखेंगे तो ऊपर वाला पद कहेंगे dt में चला जाएगा, राइट। यहाँ पे देखेंगे log है और 1/x है, तो इसके लिए आंख बंद कर लो वाले, log है और 1/x है तो log x को t रखना होता है क्योंकि log का अवकलन 1/x होता है, राइट। यहाँ देखेंगे तो एक घात का फर्क है, यहाँ x है नीचे x स्क्वायर है, यानी बड़ी वाली घात को आप t रख लेना, साथ में कॉन्स्टेंट है तो उसको भी लपेट लेना। इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, अटपटा सा नजर आ रहा है e की पावर में, तो अटपटे से पार्ट को t रख लेते हैं। यहाँ पे अटपटा सा नजर आ रहा है e की घात में x स्क्वायर है कि नहीं, आपने e की घात में x पढ़ा हुआ है, x स्क्वायर थोड़ी पढ़ा है, तो इसका मतलब अटपटा सा पार्ट है तो x स्क्वायर को t रखेंगे। आप सारे क्वेश्चन अटपटे से स्टार्ट हो जाते हैं 16 से ही। पहला पॉइंट, अटपटा सा भाग दिख रहा है t रखें, e की पावर में tan इनवर्स है तो e की पावर में tan इनवर्स यानी tan इनवर्स x अटपटा सा नजर आ रहा है, इसका मतलब tan इनवर्स x को t रख लेंगे, राइट। अब यहाँ पे दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो इसमें या तो नीचे वाले पद को पकड़ लीजिए, अगर t माने तो ऊपर वाला dt बनना चाहिए, e की पावर भी यही होता है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये भी आपका क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे देखेंगे तो ये अटपटा सा नजर आ रहा है 2x माइनस 3, तो इसको t रख लेंगे। 7 माइनस 4x अटपटा सा नजर आ रहा है, इसको t रख लेना। साइन इनवर्स और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप इसमें अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, या तो साइन इनवर्स एक्स को t रख लो ताकि नीचे वाला पार्ट इसका अवकलन हो जाए। ये बताया ना, हम उस भाग को भी t रखते हैं जिसका अवकलन क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, तो नीचे वाले पार्ट और ऊपर वाले पार्ट में देखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है अंडर रूट के अंदर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स को t रखेंगे। तो तीसरा पॉइंट है उस भाग को t रखें जिसका अवकलन आपको गिवन हो। इसमें भी नीचे वाले पार्ट और ऊपर वाले पार्ट में देखेंगे तो अवकलन का फर्क है, तो नीचे वाले पार्ट को अवकलन करें तो ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा, तो यहाँ नीचे वाले पार्ट को t रख लेना है। यहाँ देखेंगे तो अब रूट एक्स वगैरह दिख रहे हैं, तो रूट एक्स अटपटा सा नजर आ रहा है, इसका मतलब इसको t मानना पड़ेगा। यहाँ आप देखोगे तो 1 प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन का अवकलन क्या होता है कॉस, तो हम उस भाग को t रखते हैं जिसका अवकलन क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल हो, तो साइन 1 प्लस साइन का अवकलन कॉस होता है, तो क्वेश्चन के अंदर साइन और कॉस एक साथ चल रहे हैं, तो एक पार्ट को t मान लो और अंडर रूट है तो उसको t स्क्वायर मान लो। अब यहाँ पे साइन 2x है बार कॉस 2x है, तो साइन का अवकलन कॉस होता है, इसका मतलब साइन 2x को आप t मान के सॉल्व कर सकते हो, अंडर रूट है तो t के बजाय t स्क्वायर मान लें, राइट। तो इसका समझ में आ गया आपको लॉजिक। यहाँ देखेंगे तीसरे में 1 प्लस कॉस एक्स है ऊपर साइन एक्स है, तो कॉस का अवकलन साइन ही होता है, प्लस माइनस तो देखा जाएगा कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी 1 प्लस कॉस एक्स को t मान के आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे भी वही काम है, बस सेम क्वेश्चन है पिछला, दोनों अलग अलग नहीं किए, बस घात का फर्क कर दिया है। 32 के बारे में बात करेंगे। 33 वाले क्वेश्चन में टेन साइन कॉस है, जब क्वेश्चन की तरह टेन साइन कॉस वगैरह हो तो हम क्या करते हैं पूरे क्वेश्चन को टेन में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, टेन में। यहाँ पे देखेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स है, तो हम उस भाग को t रखते हैं जिसका अवकलन अवेलेबल हो, तो 1 प्लस लॉग एक्स में लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x, यानी लॉग एक्स को आप t रखोगे तो काम हो जाएगा, राइट। अब इसमें देखेंगे अटपटा सा नजर क्या आ रहा है, साइन के अंदर जो भी दिख रहा है वो अटपटा सही है, इस साइन के अंदर थीटा होता है या एक्स होता है या टी होता है, लेकिन यहाँ तो tan इनवर्स एक्स की पावर 4 बैठा हुआ है, इसका मतलब tan इनवर्स एक्स की पावर 4 अटपटा है, उसको टी मान लेंगे। मैंने ये आपको इसलिए दिखाए ताकि आप इन क्वेश्चनों को फिल कर सकें कि जो 4 पॉइंट जो स्टार्टिंग लिखे हैं, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस आपको एक बार मुझे दिखाना था कि ये मैंने स्टार्टिंग में 4 पॉइंट लिखे हैं, 5 पॉइंट, ये एक तरह से आपके पूरे इंटीग्रेशन के अंदर पता नहीं कितनी बार काम में आएंगे। तो मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा टारगेट ये है कि क्वेश्चन के अंदर क्या मेथड लगाऊंगा वो आपको भी पता लग जाए कि मैं कैसे सोचता हूँ। तो मैंने पूरी 7 प्रश्नावली के अंदर हर प्रश्नावली के कुछ तरीके निकाल रखे, जैसे 7.2 को मुझे सॉल्व करना है तो मुझे अपने आप में रिवाइज करते समय ये 5 पॉइंट मेरे दिमाग में आएंगे कि ये 5 पॉइंट अगर मैं क्लियर कर रखा हूँ, दिमाग में सारी चीजें इसके रिलेटेड क्लियर है, तो मेरे लिए 7.2 बहुत आसान हो जाएगी, वो आपको क्वेश्चन के थ्रू भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बस, तो ये यहाँ तक का बेसिक पार्ट है। अगर आपने डायरेक्टली 7.2 के ये क्वेश्चन से स्टार्ट किया है तो बच्चों आप गलती कर रहे हो, आप जरूर स्टार्टिंग वाला पार्ट देखें। मेन कॉन्सेप्ट वही है, जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मुझे आइडिया कैसे मिलेगा कि किस क्वेश्चन में क्या मेथड लगाना है, राइट। तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको सबसे पहले आई बराबर लिख लेना है 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब देखिए एक घात का फर्क चल रहा है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को
टी मान लेंगे। अगला जस्ट स्टेप क्या करना है, अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt। अब देखिए तुम्हारे पास में 2x dx पूरा का पूरा है क्या नहीं? तो हम 2x dx की जगह तो क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं, और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना है, तो dt बटे t हो जाएगा। अब बताओ dx बटे x, आपने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, dx बटे x आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस c मानक रूप में, लेकिन यहाँ पे dt बटे t है तो इसका मानक रूप हो जाएगा log mod t प्लस c। अब बताओ t क्या था, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, t क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको फिर से रखना होता है लास्ट में जाके। तो जैसे आप लास्ट में रखते हो तो आपका काम हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि प्रतिस्थापन से एक्चुअली होता क्या है, तो प्रतिस्थापन से क्वेश्चन आपका मानक रूप में बदल जाता है। तो देखो ये जो लिखा था ना, उस भाग को टी रखें जिससे क्वेश्चन मानक रूप में बदल जाए, या कुछ अटपटा सा लग रहा है तो उसको टी मान लें। ठीक है, ये मेरे आपकी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट है जो इंटीग्रेशन को आपको समझने में बहुत हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है यदि आपको पॉइंट क्लियर है तो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा। तो पहले तो आई के इक्वल टू लिख लेते हैं। तो आई के इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, log x का वर्ग और बटे में x और dx। अब देखो यहाँ पे आप log x देख रहे हो और साथ में 1/x देख रहे हो। तो log का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। तो हमने एक पॉइंट लिख रखा है, हम उस भाग को भी t मानते हैं जिसका अवकलन क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल हो। तीसरा पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, हम उस भाग को t रखते हैं। सर दूसरा पॉइंट, उस भाग को t रखते हैं जिसका अवकलन गिवन हो प्रश्न में। तो हमें यहाँ पे log x का अवकलन पता है 1/x होता है, तो सीधे सीधे आप log x को t रखें। अब घात उसके ऊपर कितनी उसे भी लेना देना नहीं, आप तो सिंपल वाले पार्ट को पकड़ लो, log x को t रखेंगे। log का अवकलन होता है 1/x और साथ में dx जरूर लिखना है इक्वल टू dt। अब देखो dx/x दिख रहा है आपको, ये आपको dx/x लिखना चाहिए, ये तो हो जाएगा dt, और log को आपने t रखा है तो टी स्क्वायर और डी टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब टी स्क्वायर एक्स की घात एन के नियम से इंटीग्रेट होगा तो कितना होगा 2+1 और बटे में 2+1 और यहाँ पे प्लस सी, ये हो गया टी की घात 3 बटे टी प्लस सी। अब टी क्या था, तो टी बच्चों था log x, तो इसको फिर से लास्ट में रखना होता है क्योंकि आपका क्वेश्चन फाइनली एक्स में था। हमने तो टी केवल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए रखा था और कोई रीजन नहीं था, तो इसका आंसर आ जाएगा log x की घात 3 बटे 3 प्लस सी। ओके, तो इस सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया होगा। अब बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन के अंदर आप पहले तो i इक्वल टू लिखो, तो i इक्वल टू लिखेंगे तो dx और यहाँ पे x कॉमन ले लें तो 1 प्लस log x, राइट। अब बताओ 1 प्लस log x है, log दिख रहा है और साथ में dx बटे x भी दिख रहा है, तो log x का अवकलन पिछले क्वेश्चन की तरह आपको पता है dx बटे x होता है या 1/x कह सकते हैं। तो 1/log x को सिर्फ 1 प्लस log x को आप यहाँ पे अगर t मान लेते हो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। जैसे क्योंकि log x का अवकलन 1/x होता है, साथ में कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट को आप डिफरेंशिएट करोगे तो 0 तो होना ही है, तो कॉन्स्टेंट को साथ में लपेट लो। तो 1 प्लस log x को t रखें तो 1/x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो आपका सवाल क्या बन गया, dx बटे x दिख रहा है वो तो बन जाएगा dt, क्या बन जाएगा dt, और जो बचा हुआ पार्ट है 1 प्लस log x वो आपको पता है स्टार्टिंग में हमने t माना है, ये बनेगा dt बटे t, क्या बनेगा dt बटे t 1 प्लस log x डिवाइड में। अब dt बटे t का इंटीग्रेशन आपको पता ही है log t प्लस c हो जाएगा। अब बताओ t क्या माना है, तो t माना है हमने 1 प्लस log x को, तो 1 प्लस log x प्लस सी हो जाएगा, राइट। तो कौन सा हिंट इसमें काम आया, उस भाग को टी रखें जिसका आपको इंटीग्रेशन सॉरी अवकलन गिवन हो क्वेश्चन के अंदर। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत इजी टाइप क्वेश्चन है, आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर जाओगे एक बार आपको 5 पॉइंट शुरुआत के दिमाग में फिट हो गए। साइन एक्स और साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स और dx। अब देखो इसमें मानक रूप को डिस्टर्ब करने के लिए कौन आ गया है, साइन के अंदर जो बैठा हुआ कॉस है ये मानक रूप को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन साइन के एक्स के बारे में पता है, साइन के अंदर कुछ अटपटा सा नजर आ रहा है तो उसका नहीं पता है इंटीग्रेशन, तो हम इस अटपटे से फॉर्म से बाहर निकलेंगे। तो क्या करेंगे, अटपटा किसके कारण है, कॉस एक्स के कारण है, तो हम कॉस एक्स को टी रख लेते हैं।
अब जैसे आप प्रतिस्थापन करते हैं उससे अगला वाला काम क्या होता है, अवकलन वाला तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखो आपके पास में माइनस साइन तो है नहीं क्वेश्चन में, तो इस माइनस साइन को लेफ्ट में लेके जाओगे तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब देखो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन दिख रहा है और ये आपको डी एक्स नजर आ रहा होगा, तो इसको आप लिखेंगे साइन एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा माइनस का डी टी, और आगे वाले पार्ट को आपने कॉस को टी माना है तो साइन टी, तो ये हो जाएगा साइन टी, और जो बचा हुआ पार्ट है माइनस का डी टी, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा साइन टी डी टी। क्या यहाँ पे समझ में आ गया, ये साइन एक्स डी एक्स है, ये माइनस डी टी बन गया, तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, साइन टी, तो साइन टी डी टी। अब बताओ साइन का समाकलन क्या होता है, साइन का समाकलन आप जानते हो, अगर पीछे साइन एक्स डी एक्स का समाकलन की बात करें तो माइनस का कॉस एक्स प्लस सी होता है, तो ऐसे साइन टी का समाकलन हो जाएगा माइनस का कॉस टी प्लस सी, ये सूत्र है, ठीक है। यहाँ पे हमारा टी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस टी प्लस सी। अब बताओ टी क्या था, तो टी स्टार्टिंग में आपको पता है टी की वैल्यू कॉस एक्स थी, टी की वैल्यू क्या थी, कॉस एक्स थी, तो उसको लास्ट में रखें, तो ये आंसर आ जाएगा आपका कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे आई इक्वल टू मैं जैसे लिखूंगा तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी है और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब आप इसको देख के क्या समझ पा रहे हो, साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। यदि आप देखें तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, वो भी यहाँ पे, और ए एक्स प्लस बी तो ठीक है साथ में, तो हमने पॉइंट पढ़ रखा है कि उस भाग को टी मानते हैं जिसका अवकलन क्वेश्चन में दे रखा हो। तो यदि हमें साइन ए एक्स प्लस बी को देखो, साइन ए एक्स प्लस बी को अगर मैं टी रख दूं तो साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का भी अवकलन होगा श्रृंखला के नियम से, तो ए प्लस जीरो और इसके साथ में डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, ठीक। अब हमारे पास में क्या है, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स तो है, यानी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी बटे ए, क्योंकि ए नहीं है इधर। अब आपका सवाल क्या बन गया होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, पीछे पीछे वाला पार्ट तो डी टी बटे ए हो जाएगा, और आगे वाले पार्ट को आपने टी माना है तो टी डी टी बटे ए, तो यहाँ पे 1/a बार आ गया, तो ये टी डी टी। अब आप देखिए ये एक्स की घात एन के नियम से बिल्कुल आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है, तो टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बटे 2 और साथ में। अब बताओ 1/2 है तो दिख रहा है, टी क्या था, तो टी हमारा था साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो समझ गए कौन सा लॉजिक काम में लिया है, उस भाग को टी रखा है जिसका आपको अवकलन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था। अब देखो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बहुत आसानी से इस पार्ट को समझ जाओगे। दे रखा है अंडर रूट के अंदर जो एक्स प्लस बी और डी एक्स, अगर अंडर रूट के अंदर रेखिक पार्ट हो, कैसा हो, रेखिक यानी लीनियर पार्ट है, तो हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में रेखिक वाले पार्ट को टी स्क्वायर रखते हैं, यानी ए एक्स प्लस बी इसको टी स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। अब ए एक्स प्लस बी को टी स्क्वायर रखेंगे तो ए डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t dt। अब हमारे पास में केवल dx है, तो dx की वैल्यू आ जाएगी 2t बटे a और dt। अब बताओ आपका सवाल क्या हो गया होगा, अंडर रूट के अंदर ax प्लस b और dx है, तो ये तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर t स्क्वायर। ये टी स्क्वायर इसलिए रखते हैं ताकि देखना ये अंडर रूट हट जाता है यहाँ पे, और कुछ कारण नहीं, और ये हो जाएगा 2t बटे a और dt। अब यहाँ पे 1/a तो कांस्टेंट है, 2 और a तो कांस्टेंट है, तो 2/a बाहर आ जाएगा, और जो बचा हुआ है ये कितना है t, और एक और t सामने, तो t स्क्वायर और dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2/a
टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी की घात 3 बटे 3, राइट। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ इसको 2 बटे 3, ये तो कांस्टेंट हो गया, और टी की घात 3 प्लस सी, अब 2 बटे 3 है। टी की वैल्यू कितनी है बताओ, यहाँ से देखोगे तो टी की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी की घात 1/2, और यहाँ पे घात कितनी है 3, तो ए एक्स प्लस बी की घात 3/2 प्लस सी हो जाएगा 3, 1/2 तो इसके पास में टी के पास में, और खुद टी की घात कितनी 3, यहाँ से टी की घात 3 मतलब 3/2 ऊपर हो जाएगा। तो ये फाइनली इसके पास वैल्यू आ जाएगी 2/3 इंटू में ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये भी बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सिमिलर क्वेश्चन है। तो आई इक्वल टू लिखेंगे 3x, यहाँ पे x प्लस 2 और ये dx, राइट। अब बताओ यहाँ पे रेखिक पार्ट दिख रहा है, और जहाँ भी अंडर रूट के अंदर रेखिक पार्ट दिखेगा तो आपको पहला काम तो ये करना है x प्लस 2 को टी स्क्वायर रख लेना है, तो dx इक्वल टू 2t dt हो जाएगा। अब देखो आपको स्टार्टिंग मैंने जब इंट्रोडक्शन समझाया था इसी प्रश्नावली का, तो शुरू में ये बोला था कि जब आप कुछ प्रतिस्थापन करते हो तो प्रतिस्थापन की जस्ट बाद आपका पूरा क्वेश्चन नए वेरिएबल यानी टी में आना चाहिए। तो आप क्या करोगे जब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये अंडर रूट ए एक्स प्लस बी की जगह तो अंडर रूट टी स्क्वायर आ जाएगा, डी एक्स की जगह 2t dt, लेकिन ये स्टार्टिंग वाला x है, इसकी जगह क्या आएगा, तो यहाँ से x की जगह निकालोगे तो टी स्क्वायर माइनस 2 आएगा, x की जगह कितना आएगा टी स्क्वायर माइनस 2, तो ये स्टार्टिंग का x है, इसकी जगह तो आ गया टी स्क्वायर माइनस टी, फिर अंडर रूट वाला पार्ट है ये हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर, और dx की जगह आ जाएगा 2t dt, राइट। अब इसको देखो तो 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, और ये देखेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 2, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर टी होता है, और एक साथ में टी और है तो टी स्क्वायर और ये डी टी। अब आप इसको देखेंगे तो टी की घात 4 माइनस 2t स्क्वायर और ये डी टी। क्या कर रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन, अभी नहीं हुआ केवल सिंप्लीफिकेशन हुआ है। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों बताओ, टी की पावर 4 का ये हो जाएगा टी की पावर 5, एक घात बढ़ जाएगी और बटे में 5 एक्स की घात n के नियम से, और इसका आ जाएगा 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी की पावर 3 और बटे में 3, राइट। अब बताओ ए एक्स प्लस बी क्या है, टी की वैल्यू कितनी है, तो आप यहाँ से टी की वैल्यू निकालोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स प्लस बी की घात 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ आपको टी नजर आ रहा है उसकी जगह ये तो 2 ब्रैकेट में टी की जगह रखेंगे तो x प्लस 2 की घात 5 है तो 5/2 हो जाएगा, क्योंकि खुद टी की घात 1/2 में x के ऊपर, और बटे में 5 2/3, और यहाँ पे x प्लस 2 की घात कितनी है 3, और टी खुद कितना है x प्लस 2 की पावर 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 प्लस c। ये स्टेप क्लियर है। अब यहाँ से आपको अगर कुछ नजर आ रहा है या तो आप इसमें से कुछ कॉमन ले लो, अदरवाइज यहाँ पे देखेंगे तो लघुत्तम वगैरह भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से आगे किया क्या होगा, इन दोनों में से कॉमन ले लिया होगा। तो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो दोनों पद देखेंगे तो x प्लस 2 की पावर 5/2 है, यहाँ पे x प्लस 2 की पावर 3/2 है, तो ये x प्लस 2 की पावर 3/2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा यहाँ पे x प्लस 2 बटे में 5 बच जाएगा, और ये 2/3 और प्लस का c, राइट। अब ये पार्ट क्या क्या मैंने ये 5/2 होता है, इधर 3/2 होता है, तो 3/2 को 5/2 में से कॉमन ले लेंगे तो ये 2/2 यानी 1 बच जाएगा, 1 का मतलब x प्लस 2 की पावर 1 बच जाएगा। अब आप चाहो तो उसको सिंप्लीफाई कर लेना, लघुत्तम वगैरह लेके आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक अब आप आगे सॉल्व कर लोगे, लघुत्तम लेके थोड़ा सा स्पेस का इश्यू बढ़ रहा है, पर आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आगे भी जब आप 7.9-10 प्रश्नावली पढ़ रहे होंगे, 7.2 के बाद में आएगी, तो उसमें भी एक क्वेश्चन फिर से आएगा जब हम निश्चित समाकलन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मान के सॉल्व करें, और अच्छा क्वेश्चन है अब तक जो हमने 7 क्वेश्चन किए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
आई बराबर लिखेंगे तो क्या आएगा x और अंडर रूट के 1 प्लस 2x स्क्वायर और dx। अब देखो आपको एक पॉइंट लिखवाया था, यदि अंश और हर में एक घात का अगर डिफरेंस हो तो हम बड़ी वाली घात को t रख लेते हैं, और वो अगर अंडर रूट के अंदर बड़ी घात आ रही है तो उसको t स्क्वायर रख लेना। तो बाहर x है, अंदर 1 प्लस 2x स्क्वायर का अंडर रूट है, एक घात का डिफरेंस है या नहीं। और हमको पता है एक घात वाले पद में बड़ी घात को अगर अवकलन करें तो छोटी घात तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब इसमें ये हिंट है, क्या हिंट है, 1 प्लस 2x स्क्वायर को आप टी स्क्वायर रख लें। क्यों टी स्क्वायर रख लें, क्योंकि अंडर रूट आएगा। और टी क्यों रखा है, क्योंकि एक बड़ी घात का अवकलन एक घात में यहाँ पे दे रखा है। अब इसको अवकलन करेंगे तो 4x dx और इक्वल टू हो जाएगा 2t dt। अब हमारे पास में x dx तो है, तो x dx की वैल्यू आ जाएगी t dt और बटे में 2। x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी t dt बटे 2। ये 2 इस साइड में कट जाएगा तो 2 लेफ्ट बचा होगा वो सामने बटे में चला जाएगा। अब देखो x dx आपको नजर आ रहा है, ये रहा x और ये dx। तो x dx की वैल्यू तो क्या हो जाएगी अब t dt हो जाएगी, और बचा हुआ पार्ट अंडर रूट के अंदर t स्क्वायर और ये t dt बटे में 2। अब देखो 1/2 तो बाहर आ गया और t अंडर रूट के अंदर t स्क्वायर t होता है, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर dt। अब 1/2 t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 3 बटे 3 प्लस c। तो ये सॉल्व करेंगे तो 1/6 t की पावर 3 प्लस 6 हो जाएगा। अब बताओ t क्या था, तो जो t यहाँ से अगर आप देखोगे तो t की वैल्यू है 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 1/2 है। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 1/6 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस c, राइट। क्योंकि और इसके ऊपर पावर कितनी है 3 है, तो 3 का मतलब यहाँ से घात की घात गुणा हो जाएगी, 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 3/2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो समझ में आ गया होगा। आपको जो स्टार्टिंग के 5 पॉइंट लिखाए, मैं हर क्वेश्चन को उस पॉइंट के आधार पर समझाऊंगा और सॉल्व करवाऊंगा। तो आप भी उसी लॉजिक को आगे जब कोई नया क्वेश्चन भी सॉल्व करो तो अप्लाई करने की कोशिश करना, इंटीग्रेशन इजी लगने लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखेंगे तो आई इक्वल टू कितना है बच्चों, आई इक्वल टू है 4x प्लस 2 और अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये dx है। अब देखो यहाँ पे एक घात का फर्क है या नहीं, यहाँ द्विघात है बाहर एक घात है। हमेशा याद रखना है जब भी एक घात का फर्क होता है तो हम बड़ी वाली घात को t मानते हैं, अगर अंडर रूट के अंदर आया तो t स्क्वायर मान लो। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए, ये 4x प्लस 2 है, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 2x प्लस 1 और ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और dx। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 उसको आप t स्क्वायर मान लो, तो 2x प्लस 1 और dx ये हो जाएगा 2t dt, राइट। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो एक 2x प्लस 1 dx दिख रहा होगा, ये तो बन गया 2t dt। और ये वाला पार्ट तो 2 तो आगे है, पहले अंडर रूट वाले पार्ट को देखेंगे तो अंडर रूट के अंदर कितना है t स्क्वायर, और जो बचा हुआ पार्ट है 2x प्लस 1 और dx दिख रहा है, 2x प्लस 1 dx ये किसके बराबर है 2t dt के बराबर है। 2 फ्री कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 और t स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर टी और एक और टी है तो टी स्क्वायर और डी टी बन जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर 3 बटे 3 प्लस सी 4 बटे 3। अब बताओ टी का मान कितना आएगा, तो टी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो बच्चों आ जाएगी टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2, अंडर रूट लिख सकते हैं 1/2 और हमारी चाहिए 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी, राइट। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना था, लॉजिकली एक घात का डिफरेंस था तो बड़ी वाली घात को आप टी मान के सॉल्व करोगे और अंडर रूट है तो टी स्क्वायर से। आगे देखो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन के फॉर्म में जैसे क्वेश्चन को लिखोगे तो ये आ जाएगा dx और x माइनस रूट एक्स। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर दोनों में से कॉमन लेना चाहें तो अंडर रूट एक्स कॉमन आ सकता है, तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 यहाँ पे, ठीक है।
अब देखो अंडर रूट एक्स माइनस वन, मुझे इतना कहीं के दिमाग में है अवकलन वाली प्रश्नावली से, रूट एक्स का जो अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स है। तो क्या इस लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप रूट एक्स वाले पद को टी मान लें, अगर कॉन्स्टेंट है तो उसको भी साथ में ले लें, उसको टी मान लिया जाए, तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी टी। अब हमारे पास में देखो dx बटे रूट एक्स तो है, dx बटे रूट एक्स लिख रहे हैं, तो इसको अगर लिखें dx बटे रूट एक्स, ये बन जाएगा 2dt। क्या बन जाएगा? 2dt। तो अब आपका सवाल क्या बन गया? dx बटे रूट एक्स है, तो ये तो बन जाएगा, ऊपर लिखूंगा तो 2dt, और बटे वाले पार्ट में रूट एक्स माइनस वन को आपने टी माना है, बटे में तो है, तो आप टी बटे में लिखिए। अब ये दिख रहा है 2dt बटे टी, 2dt बटे टी, dt बटे टी अगर आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन होता है log t प्लस सी होता है। अब बताओ t क्या था? तो t था आपका अंडर रूट के अंदर x माइनस वन और प्लस का c, इसका ये आंसर हो जाएगा, राइट। तो क्या लॉजिक लगा इसमें, समझ में आ गया होगा आपने? लॉजिक यही था कि अंडर रूट के अंदर जो भी पार्ट आपको दिखता है, अगर मैं रूट वाला पार्ट देख रहा हूँ और साथ में भी एक रूट और है, तो फिर इनकी अवकलन वाले लॉजिक को आप दिमाग में लाइए। ये रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स माइनस वन को टी मान के आपका काम इसमें आसानी से हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 10वां। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 के अंदर आप देखोगे तो कितना है? एक्स और एक्स प्लस 4 और डी एक्स है। अब देखो अंश और हर में देखेंगे घात एक जैसी दिख रही है कि नहीं? अंश और हर को देखेंगे तो कैसे? घात एक जैसी है। अब घात एक जैसी है और अंडर रूट के अंदर कैसा पार्ट है? रेखिक। तो आपको सब में क्वेश्चन में जो बताया वही लॉजिक में लगा हुआ है। अंडर रूट के अंदर अगर रेखिक पार्ट आ जाता है तो हम रेखिक पार्ट को टी स्क्वायर मान लेते हैं। रेखिक पार्ट को क्या करते हैं? टी स्क्वायर मान लेते हैं। इससे आपका काम आसानी से हो जाता है। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो 2t dt, या तो सही है। अब अगर मैं पूछूं x की वैल्यू क्या आएगी, तो आपको पूछा टी स्क्वायर माइनस 4 आएगी। ऐसा क्यों मैंने पूछा है? क्योंकि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग dx का मान मिल गया 2t dt, इसकी जगह रख लेंगे अंडर रूट में टी स्क्वायर, पर ये ऊपर का x बचेगा, ये वाला x, तो उसकी भी रखना पड़ेगा। और एक बार जब प्रतिस्थापन कर दिया तो पूरा क्वेश्चन नए प्रतिस्थापन टी में आना चाहिए। तो इस ऊपर वाले x की जगह रख देते हैं टी स्क्वायर माइनस 4, उसके साइड में dx लिखा हुआ है, उसको लिख सकते हैं 2t dt, और बटे में अंडर रूट में x प्लस 4 लिखा है, तो उसको लिख सकते हैं अंडर रूट में टी स्क्वायर। अब देखो इसमें 2 तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, टी स्क्वायर माइनस 4 टी डी टी, और बटे में भी क्या हो जाएगा? टी, तो इस टी से टी कट जाएगा और जो कुछ बचेगा उसको मैं लिख रहा हूँ, तो बचेगा टी स्क्वायर माइनस 4 और डी टी, राइट। अब देखो आगे 2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर 3 बटे 3, और 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4t प्लस सी आ जाएगा। पता है 4 का इंटीग्रेशन dt का एस्पेक्ट कितना होगा? 4t होगा। अब बताओ t का मान क्या था? तो यहाँ से अगर आप पूछें t का मान क्या था, तो x प्लस 4 की घात 1/2 था। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 2 x प्लस 4 की घात 3 है, ये 3/2, और बटे में 3 4, और यहाँ पे x प्लस 4 की घात 1/2 हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो क्या कॉमन आएगा? x प्लस 4 की घात 1/2 कॉमन आ जाएगा, और 2 पहले से बाहर है, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? जब 1/2 बाहर ले लेंगे तो 3/2 में से 1/2 बाहर ले लेंगे, 3/2 में से 1/2 घटा दो तो 2/2 यानी 1 बच जाएगा घात में, तो x प्लस 4 की घात 3 और माइनस का 4। अब सीधी सी बात है, इधर यहाँ पे नहीं छोड़ा होगा ना, लघुत्तम जरूर लिया होगा, तो 2x प्लस 4 की घात 1/2, और ये लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, और ये प्लस का 4 है तो 8 हो जाएगा, तो x माइनस 8 और बटे में 3, तो 2/3 आगे हो जाएगा, और ये प्लस का c। तो आई थिंक देख लेना, ये पीछे वाला आंसर दे रखा होगा जो अभी तक पहुंचाए। यहाँ पे क्या करें? लघुत्तम ले ली, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
ये 1/2 और 3/2 में से कॉमन कैसे लेते हैं? छोटी वाली संख्या 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो 3/2 में से 1/2 घटाना होता है। अब देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बताइए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे तो आई इक्वल टू कितना है, एक्स की पावर 3 माइनस 1 की घात 1/3, ये एक्स की घात 5 है, तो इसको ऐसे लिखिए एक्स की घात 3 और एक्स स्क्वायर और dx। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि एक्स की घात 3 वाले पद को अगर आप कुछ मान लेते हो तो उसका आउटलन एक्स स्क्वायर में जाएगा, और डायरेक्टली एक्स स्क्वायर में दे रखा है, लेकिन एक्स की घात 5 को अगर तोड़े तो एक्स स्क्वायर बन सकता है। अब क्या करेंगे, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स की घात 3 माइनस 1 को टी की घात 3, ये 1/3 है, जैसे 1/2 होता था टी स्क्वायर रख लो, ऐसे 1/3 आ जाएगा, टी की घात 3 रख लो। इससे क्या होगा, आपका टी घात में एक परफेक्ट नंबर बचेगा टी की घात में। अब आप बताओ आउटपुट करेंगे 3x स्क्वायर dx और 3t स्क्वायर dt। अब यहाँ से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू टी स्क्वायर dt, ये पीछे वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर dx, उसकी जगह आ जाएगा टी स्क्वायर dt। अब ध्यान समझना सवाल तुम्हारा क्या हो गया होगा, एक्स की पावर 3 माइनस 1 को तो आपने रखा टी की घात 3, तो टी की घात 3 और उसके ऊपर कितना है 1/3। अगला जो एक्स की घात 3 है उसकी जगह आ जाएगा, क्या से देखो एक्स की घात 3 की जगह आ जाएगा टी की घात 3 प्लस 1 आ जाएगा, और आगे एक्स स्क्वायर dx है उसकी जगह आ जाएगा टी स्क्वायर dt, राइट। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास में क्या आएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा तो टी बच जाएगा, और पीछे वाला टी है टी का 3 और टी का 3 प्लस 1 dt। इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा टी की घात 6 प्लस टी की घात 3 और dt। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन टी की घात 6 का होगा टी की घात 7/7, और टी का 3 का इंटीग्रेशन टी की घात 4/4 प्लस c। अब बताओ टी क्या था, अगर आप पूछोगे टी क्या था, तो जो टी की वैल्यू थी आपके पास में, यहाँ से देखो एक्स की घात 3 माइनस 1 की पावर 1/3, ये क्या था, टी था। यहाँ दिख रहा है एक्स की घात 3 माइनस 1 को टी क्यूब माना है, तो दोनों साइड में अगर 1/3 लगा दिया जाए तो टी की वैल्यू आ जाएगी x/3 माइनस 1 की पावर 1/3। अब यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे रखेंगे x/3 माइनस 1 की पावर 1/3 और ऊपर 7 है, देखो 7/3 और अपॉन में 7, तो यहाँ पे देखेंगे तो x/3 माइनस 1 पावर 4 है, नीचे 3 है, तो 4/3 और बटे 4 प्लस c आ जाएगा। तो आई थिंक ये इसका आंसर होना चाहिए, ठीक। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, आपको ये एक्स की घात 5 था उसको तोड़ना था दो पार्ट में, राइट। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इजीली आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, लॉजिक भी समझ पा रहे होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पे आई इक्वल टू दे रखा है, अगर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर 2 प्लस 3 एक्स की घात 3 और उसकी पावर 3 और साथ में dx है, राइट। अब देखो अंश और हर में अगर इस 3 को छोड़ दिया जाए घात वाला, तो एक्स की घात 3 है ऊपर एक्स स्क्वायर है, जब भी एक घात का डिफरेंस दिखे तो आंख बंद कर लो और टी मान लो बड़ी वाले पद को, और उसके साथ में कोई कॉन्स्टेंट है तो भी इसको साथ में लपेट लो। 2 प्लस 3 एक्स की घात 3 है, कॉन्स्टेंट है 2 तो इसको भी साथ में ले लेंगे, 2 प्लस एक्स की घात 3, इसको क्या रखेंगे टी। इसका आउटलाइन करेंगे तो 9 एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। हमारे पास में कितना है, एक्स स्क्वायर है dx है, ये हो जाएगा dt/9। अब आपका सवाल क्या बन गया होगा, dt/9 और बटे में आ जाएगा x, इसको पूरे को t माना है, ये हो जाएगा t की घात 3, ठीक। इसमें 1/9 आगे आ जाएगा dt और बटे t की घात 3। अब बताओ ये बटे में t घात 3 है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है तो ऊपर लाके -3 लिख सकते। अब एक्स की घात n का नियम जानते हो सब लोग, तो एक्स की घात n के नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/9 रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन हो गया -3
+1 और बटे में -3 +1 और प्लस का c। अब ये -3 +1 करेंगे तो -2, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/18 और ये हो जाएगा 1/t²। -2 बचेगा और माइनस प्लस में बनाना है तो नीचे लेके आना पड़ेगा। ठीक, अब बताओ यहाँ पे t क्या था, तो t की वैल्यू थी 2 + 3x की घात 3, तो 1 के बटे में लिखना है, तो 1/2 + 3x का 3 और उसका वर्ग प्लस c। राइट, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या लॉजिक था, एक घात का डिफरेंस था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दिमाग लगाना है बताओ, तो आप कहोगे सर इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई के इक्वल टू लिखेंगे, तो ये दिखेगा मुझे dx x और log x की घात f। अब यहाँ पे क्या लॉजिक आप अप्लाई करोगे, log x दिख रहा है, dx बटे x दिख रहा है, तो ज्यादा कुछ इसमें बचता नहीं है। log x को अगर आप t रख लेते हैं, log x को t रख लेते हैं, तो 1/x dx इक्वल टू होता है dt, तो dx/x तो है और dt बन जाएगा, log x को आपने t मान लिया है, तो आपका सवाल हो जाएगा dt और बटे में t की पावर है, ये log x नीचे उसकी घात ऊपर m है। अब ये ऊपर जाएगा तो t की घात -f और dt क्या हो जाएगा, t की घात -m dt। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो -m + 1 और नीचे -m + 1। ठीक, अब बताओ t क्या था, ये तो इंटीग्रेशन हो गया, तो आप इसको देखोगे तो इसको लिख सकते हैं अपन log x t और उसकी घात कितनी है -m + 1, तो इसको लिख दो 1 - m और बटे में 1 - m और प्लस का c। राइट, तो आई थिंक ये तो इजी टाइप का क्वेश्चन था जिसमें आपको log x को t मान के सॉल्व कर लेना था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी एचएस किसी को भी। बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट फ्लो बन गया है, करते जाइए। इसको इंटीग्रेशन लिखेंगे तो x dx और 9 - 4x², एक घात का डिफरेंस अगेन आ रहा है, और जब भी एक घात का डिफरेंस आए तो बड़ी वाली घात को t मान लो और साथ में कोई कांस्टेंट हो तो उसको भी लपेट दो, तो 9 - 4x² को क्या मान लेंगे t, तो इसको अवकलन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो 8x dx इक्वल टू dt। हमारे पास में केवल x dx है, तो x dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस का dt बटे 8 हो जाएगा। अब बताओ सवाल क्या हो गया, माइनस का dt बटे 8 और नीचे आ जाएगा t। अब कांस्टेंट किया था उसको बाहर ले लो, 1/8 बाहर आ गया और ये dt बटे t। अब 1/8 और dt बटे t को इंटीग्रेट करेंगे तो log t प्लस c, 1/8 log, अब t क्या था 9 - 4x², तो उसको मॉडुलस में लिखेंगे मोड 9 - 4x² और प्लस का c, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, तो एक घात का डिफरेंस था लॉजिकली, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखेंगे तो i इक्वल टू a की पावर 2x + 3 और dx है। अब यहाँ से अटपटे रूप स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको बता रखा है इंटीग्रेशन में कोई भी पार्ट अटपटा सा नजर आ रहा है जो मानक रूप में फिट नहीं हो रहा है, तो उस भाग को t मान लें। तो e की पावर में 2x + 3 अटपटा सा है, तो इसको आपको क्या करना है t मान लेना है, तो माना 2x + 3 इक्वल टू t, तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना होगा 2 dx इक्वल टू dt। हमारे पास में केवल dx है तो dt बटे 2 हो जाएगा। अब बताओ इंटीग्रेशन क्या बन गया, e की पावर t और dt बटे 2, ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा e की पावर t dt। अब बताओ इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, e की पावर t dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर t प्लस c। अब नेक्स्ट 1/2 e की पावर t में t क्या है 2x + 3, तो इसको रिप्लेस कर दे और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ से क्या समझे कि जब भी कुछ अटपटा सा नजर आ जाए
तो उसको बेसिकली क्या रखना है, हमको प्रतिस्थापन वगैरह के अकॉर्डिंग टी रख लेना है। आगे भी देखेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखेंगे। अगर इसको मैं प्रॉपर इंटीग्रेशन लिखूंगा तो एक्स e की पावर एक्स स्क्वायर और dx, यहाँ पे भी 8 स्वरूप है, कौन है 8 e की घात में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये 8 तो एक्स स्क्वायर को टी रख लेंगे, तो 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। हमारे पास में केवल x dx है तो dt बटे 2 हो जाएगा। अब x dx जो दिख रहा है वो तो हो गया dt बटे 2 और नीचे e की पावर t। अब कॉन्स्टेंट कितना है 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका होगा e की पावर t नीचे जो ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस टी और dt। अब बताओ 1/2 ठीक है, e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, ध्यान रखना e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस आगे आ जाता है और ये e की पावर टी ही रहता है। ये आपको यहाँ से याद रखना है कि जब भी t का गुणांक में माइनस बना जाता है तो ये माइनस साइन भी साथ में रहता है, इंटीग्रेशन के बाद आगे आ जाता है। अब इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस में e की पावर t नीचे रह जाएगा, ठीक है, ये माइनस से माइनस काट मत देना और प्लस सी 1/2 और t क्या था एक्स स्क्वायर, तो 1/2 e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ सकते हैं। देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे 80 क्वेश्चन देखेंगे तो i इक्वल टू कितना है, तो आपको सर i इक्वल टू दे रखा है e की पावर tan इनवर्स x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब बताओ इस मानक रूप कौन डिस्टर्ब कर रहा है, e की घात में दिखा है tan इनवर्स x, इसकी वजह से मानक रूप आपका डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, माना tan इनवर्स x को t रख लें। तो जब भी आप प्रतिस्थापन करते हो तो अवकलन करना होगा, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पता है ये आपको अवकलन वाले प्रश्नावली में पढ़ा रखा है कि tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या होगा dt। अब देखो dx और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है, तो हमारा सवाल e जो tan इनवर्स x को t माना है और जो बचा हुआ पार्ट है वो dt बन गया है, तो ऐसा लिखेंगे। अब बताओ e की पावर dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t और प्लस c। अब t की वैल्यू क्या थी उसको रख लो, तो t की वैल्यू थी tan इनवर्स x, तो e की पावर tan इनवर्स x और प्लस का c, ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनली। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत आनी चाहिए आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 90 और उसके बाद 19 20 एक ही जैसे, तो समझना अच्छे से। अब देखेंगे यहाँ पे आई बराबर e की पावर 2x माइनस 1 और यहाँ पे e की पावर 2x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो तो सब कुछ मानक रूप में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मानक रूप को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप प्रतिस्थापन वगैरह कैसे करते हो वो ध्यान समझना। तो आप इसमें लॉजिकली ये सोचोगे कि नीचे वाले पार्ट को मैं t मानू तो ऊपर वाला dt बन जाए, पर ऐसा तो भी दिख नहीं रहा है, ये -1 की कारण गड़बड़ होगी। तो इसका एक तरीका है, आप ऊपर से e की पावर x कॉमन ले लीजिए, e की पावर x कॉमन लेंगे तो e की पावर x और ये हो जाएगा 1/1 e की पावर x, ठीक है, और dx। और ऐसे ये नीचे से e की पावर x कॉमन ले, ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 1/e की पावर x। ये स्टेप क्लियर है क्या, इनमें से दोनों देखेंगे तो e की पावर x दोनों कट जाएंगे और ये बचेगा e की पावर x और ये ऐसा हो जाएगा। नीचे वाला पार्ट देखेंगे तो इसमें e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और यहाँ पे ये dx। ये स्टेप क्लियर, क्या क्या मैंने e की पावर x को कॉमन ले लिया। तो आप में से कई बच्चे इस क्वेश्चन की वजह से भी हो सकता है वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब आपको क्या करना है, नीचे वाले पार्ट को पकड़ना है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसको t मान लेना है। तो अवकलन करके देखिए पावर x, इसका अवकलन में माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है, और dx इक्वल हो जाएगा dt। तो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है एग्जैक्टली dx के साथ मिलकर dt बना देगा। तो हमारा सवाल बन गया ये तो हो गया dt, और नीचे वाला पार्ट देखेंगे तो t माना है आपने, तो dt बटे t क्या होता है इसका log t प्लस c। अब बताओ t क्या माना था, उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो t हमने माना था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x
और प्लस का सी, राइट। तो इस इक्वेशन के लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या था कि आपको नीचे और ऊपर से e की पावर x कॉमन लेना था। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पिछले वाले की तरह ही है, मतलब ये 19 वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें आपको कॉमन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका काम हो जाएगा। बटे में लिखा है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब साथ में कितना है dx। अब अंश और हर को देखो, दोनों कैसे दिख रहे हैं। यदि मैं हर वाले भाग को t मान लूं तो इसमें आपको मदद मिल जाएगी, e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x। अब आउटवर्क करेंगे तो e की पावर 2x इंटू 2, e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 और साथ में dx इक्वल टू dt। अब इन दोनों में से देखो तो 2 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt। अब ये जो 2 दिख रहा है इसको आप इसके बटे में डाल दो सामने, इससे क्या होगा, ये अंश वाला पार्ट आपको डायरेक्टली दिखने लग जाएगा, है क्या नहीं। तो ये जो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx है, ये सब कुछ मिलकर हो जाएगा dt बटे 2 हो जाएगा। तो dt बटे 2 और बटे में जो कुछ है उसको आपने t माना है, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, dt बटे t 1/2 dt बटे t क्या होगा, log t प्लस c। अब बताओ log ठीक है, t किसको माना है हमने, तो आप बोलोगे सर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को माना था, तो इसको यहाँ पे रख लेना था और साथ में प्लस का c। ओके, तो आई थिंक इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लॉजिकली क्या करना था, नीचे वाले पार्ट को t मान के सॉल्व कर लेना था, इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में ये तक रखते हैं 20 तक क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे समझाऊंगा आपको 21 से, और बाकी बचे हुए में सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जरूर देखना। थैंक यू।